हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सोंडर्स 9th एडिशन अपना थ्योरी क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10th अपन ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। ये चैप्टर अपना चल रहा था, जिसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अपन ने स्टडी कर लिया था। पार्ट सेकंड तक अपन ने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, यहाँ तक अपन ने जो वाइटल साइन है वो स्टडी कर ली थी। आज पार्ट थर्ड अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन स्टडी करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, चलिए देखिए है क्या ये एक्चुअली। डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ते हैं। नॉन इन्वेजिव मेथड, यानी ऐसा मेथड जो कि जिसमें कोई इन्वेजन नहीं किया जाता है, टिश्यूज़ को इन्वेड नहीं किया जाता है, टिश्यूज़ को भेद करके अंदर तक कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। ठीक है ना। नॉन इन्वेजिव मेथड है दैट रजिस्टर SpO2 ऑफ क्लाइंट्स HB, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है, क्लाइंट का जो HB है उस HB के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, उस ऑक्सीजन सेचुरेशन को अपने को आइडेंटिफाई करके बताता है। ठीक है, चलिए नॉर्मल SpO2 कितना होता है पल्स ऑक्सीमीटर में? नॉर्मल SpO2 होता है 95 to 100%। ये ध्यान में रखना, 95 से और 100 तक क्या रहता है, नॉर्मल SpO2 रहता है। ठीक है। इट अलर्ट फॉर हाइपोक्सीमिया। देखिए यहाँ पे हाइपोक्सिया नहीं लिखा है, बात गौर करने लायक ये है, हाइपोक्सिया नहीं लिखा है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, जबकि हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो चूंकि पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो HB है उस HB को आइडेंटिफाई करके बताता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन की डिक्रीज अमाउंट है या नहीं है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अपने को ये बता रहा है, तो इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर जो है, ये पल्स ऑक्सीमीटर हाइपोक्सीमिया को अपने को आइडेंटिफाई करके बताता है, न कि हाइपोक्सिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन की। तो देखिए सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है साइट, कहाँ से आप चेक करोगे पल्स ऑक्सीमीटर का जो प्रोब है, वो डिवाइस है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो फिंगर टिप पे तो करते ही करते हैं, ईयर लोब पे भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑक्सीमीटर रीडिंग। क्या क्या फैक्टर्स जो है वो ऑक्सीमीटर की रीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिंगर नेल पॉलिश, हाइपोटेंशन है किसी इंडिविजुअल को कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, ठीक है, या एनीमिया है, एनीमिया मतलब RBC की डेफिशिएंसी, ठीक है, या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है। तो ये सारी की सारी कंडीशन किसको अफेक्ट कर सकती है, पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग को अफेक्ट कर सकती है। चलिए ये अपना हुआ पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी चैप्टर में, दैट इज पेन। देखिए तो पेन में सबसे पहले तो अपने को क्या है, एक प्रकार की पेन क्या है, सब्जेक्टिव फीलिंग है। एक तो ये ध्यान में रखना, पेन क्वेश्चन आया हुआ है ये भी एग्जाम में, पेन इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्ट बताएगा अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ पेन। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि एनक्लेक्स में दिए हुए हैं, जो अपन पढ़ लेते हैं। एक्यूट पेन, जिसको ट्रांजिएंट पेन भी कहते हैं, सडनली पेन हुआ कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जैसे किडनी स्टोन का पेन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, होकर के अपने आप थोड़ी देर बाद सबसाइड हो जाता है। ठीक है, देन क्रोनिक पेन, परसिस्टेंट पेन भी बोलते हैं इसको, या लॉन्ग टर्म पेन, जो कि लंबे टाइम से चला आ रहा है, ठीक है, दैट इज क्रोनिक पेन, जैसे घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन जिसको बोलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट, कैंसर पेन, ये स्पेसिफिक अलग रहता है। देन इडियोपैथिक पेन, ऐसा पेन जिसका कोई कोज अपने को पता नहीं है लेकिन वो हो रहा है, ठीक है, एक प्रकार का फैंटम पेन भी बोलते हैं इसको। चलिए तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ पेन। चलिए नेक्स्ट, असेसमेंट की बात कर लें कि पेन के दौरान अपन क्या असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आस्क द क्लाइंट, अपन क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि आपको कोई बॉडी में पेन है या नहीं है। पूछने में अपन क्या क्या पूछेंगे, पेन का लोकेशन पूछेंगे, पेन का इंटेंसिटी पूछ सकते हैं अपन, ठीक है, ये बातें अपन उसको पूछ सकते हैं। लोकेशन तो पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पर पेन है बॉडी में। तो चलिए नेक्स्ट, इफ़ क्लाइंट कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग, यदि पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मान लीजिए बच्चा है बता नहीं पाएगा कि यहाँ पे पेन है, तो अपन क्या नोट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन ऑब्जर्व नॉन वर्बल पेन इंडिकेटर ऑफ पेन, फॉर एग्जाम्पल क्राइंग, जैसे बच्चा रो ही रहा है कंटिन्यूसली, इरिटेबिलिटी, इरिटेड हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, डाइफोरेसिस यानी पसीने आ रहे हैं, तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये साइन जो है ये पेन के हैं। चलिए नेक्स्ट, और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विजुअल न्यूमेरिकल विजुअल एनालॉग स्केल, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम है वोंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल।
ठीक है। ये वोंग बेकर ने स्केल दी थी, ये आपके सामने है, ये रही, ठीक है। 6 इसके अंदर क्या है, कंटेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग फेसेस है, ये फेस को देख करके आइडेंटिफाई करना होता है अपने को कि पेन का लेवल कितना है। पेशेंट का जो फेस है उसको देख करके अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। ये देखिए इस फर्स्ट वाले में मुस्कान अच्छी सी है, अच्छी स्माइल है, तो इसलिए इसमें इसको 0 नंबर देंगे। नो हर्ट, कोई पेन नहीं है। इसमें मुस्कान जो है, मुस्कुराहट थोड़ी सी कम है, तो इसको 2 नंबर। देखिए दो 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 का गैप है, 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। 10 तक रहता है, और 6 इसके अंदर क्या है, ये फेस है। ये लिटिल बिट हर्ट, थोड़ा सा हर्ट है, ठीक है, थोड़ा पेन है, हो सकता है ऐसा, इसको 4 नंबर देंगे, ठीक है। हर्ट लिटिल मोर, थोड़ा और हो सकता है कि हर्ट है, पेन है इसमें, ठीक है, इसको 6 नंबर देंगे। ये देखिए नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई है चेहरा, देखिए, ठीक है, हर्ट मोर। देन ये और ज़्यादा उदास दिख रहा है, और ज़्यादा उदास दिख रहा है, इसको 8 नंबर देंगे, हर्ट होल लोट। और लास्ट में आंसू ही निकल रहे हैं, देखिए आंसू निकल रहे हैं इसमें, तो इसको हर्ट्स वर्स्ट, यानी बहुत ज़्यादा ये क्या हो रहा है, पेन में है ये, ठीक है। तो ये हो गया वोंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल। चलिए नेक्स्ट, कन्वेंशनल नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन, किसके रिगार्डिंग, पेन के रिगार्डिंग। नॉन फार्मेकोलॉजिकल, बिना दवाइयों के भी पेन किया जा सकता है, सही, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए तो सबसे पहले है कुटेनियस स्टिमुलेशन। कुटेनियस जो अपनी स्किन है वहाँ पे स्टिमुलेट दे करके, करंट दे करके, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो दे करके पेन को सबसाइड करना, मसल्स पेन में काम आता है ये। नेक्स्ट है टेंस, एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये डिवाइस क्या करती है, इसमें प्रोब होते हैं, ये स्किन पे अप्लाई कर दिए जाते हैं, और देन इसमें भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिए जाते हैं, जो कि अपनी जो नर्व है, नर्व का पेन है उसको डिक्रीज करता है। ये मसल्स के पेन को डिक्रीज करता है, ये नर्व के पेन को डिक्रीज करता है। देन हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, ये भी पेन में सहायता प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को क्या है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको क्या बताते हैं, उसको बताते हैं सिड्स बाथ। सिड्स बाथ क्या है, हॉट एप्लीकेशन, पेन सबसाइड होगा, बिल्कुल होगा। चलिए नेक्स्ट, इंजेक्शन साइट पे पेन हो रहा है इंडिविजुअल को, ठीक है, रेडनेस हो रही है, तो उसके लिए अपन क्या बताते हैं, आइस क्यूब बताते हैं। आइस क्यूब बताते हैं ना कि पेन सबसाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, कोल्ड एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से हीट और कोल्ड जो है ये भी पेन को डिक्रीज करने में काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट, फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। अब दवाइयों की बात कर लेते हैं कि दवाइयाँ कौन कौन सी जो पेन की डिक्रीज करती है। तो 2 प्रकार की दवाइयाँ होती है, नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक एंड ओपोइड एनाल्जेसिक्स। सिंपल है, आराम से स्टडी कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक्स। फॉर एग्जाम्पल NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, सारी की सारी किस में आती है, नॉन ओपोइड में आती है, ठीक है, नाम में पता चल रहा है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन भी किस में आती है, नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक में आती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि एस्पिरिन जो है उसका साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। दूसरी बात करें अपन नॉन ओपोइड में ही, दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज एसिटामिनोफेन, यानी कि पैरासीटामोल। साइड इफेक्ट क्या रहता है, हिपेटोटॉक्सिक, ठीक है, लीवर के एंजाइम्स जो है ना ये क्या होंगे, इससे डेड हो जाएंगे, किसकी वजह से, लॉन्ग टर्म पैरासीटामोल यूज की वजह से, ठीक है, हिपेटोटॉक्सिक है ये। तो ये हुआ नॉन ओपोइड। अब अपन बात करते हैं ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड में एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मोर्फिन है, ट्रामाडोल है, कोडीन है, मेपेरिडिन है, ये सारे के सारे ओपोइड एनाल्जेसिक के उदाहरण है। साइड इफेक्ट क्या रहता है ओपोइड का, तो देखिए जब हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ओपोइड एनाल्जेसिक की बात आ जाए तो ये सप्रेस करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है, ठीक है, उसको दबाता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और कफ को इंक्रीज करता है, कफ को बढ़ाता है, ठीक है, रिनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लिवर टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, कौन, ओपोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। इंक्रीज फिजिकल डिपेंडेंसी, 5 दिन अगर इंडिविजुअल ले लेगा तो 6ठे दिन उसको तलब जग जाएगी लेने की, ठीक है, तो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ओपोइड एनाल्जेसिक पेशेंट को दो तो सबसे पहले तो चेक करो रेस्पिरेटरी रेट को, क्योंकि ये रेस्पिरेशन को अल्टर करता है। एटलीस्ट 12 ब्रीथ पर मिनट होनी ही चाहिए, तब ही अपने को ओपोइड एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन है, ये अपने को देनी होती है।
नेक्स्ट, मॉनिटर सेंसिटिविटी, क्योंकि ये एलर्जी भी खोज करती है। देन पल्स, बीपी, ये सब अपने को वाइटल्स लेने होते हैं। देन मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट, क्योंकि ये माइल्ड सेडेटिव भी होती है, ठीक है, सेडेशन भी क्रिएट करती है। देन हैव एंटागोनिस्ट, इनके जो यदि टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस कंडीशन में एंटीडोट अपने को रखना होता है। फॉर एग्जांपल नेलोक्सोन, ये एग्जाम में पहले तो हर एग्जाम में आता था, ठीक है ना, नेलोक्सोन वाला। एंड रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट अपने को अवेलेबल रखने होते हैं, क्योंकि कभी भी पेशेंट को क्या करना पड़ सकता है, वेंटिलेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है ये अल्टर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है आज का अपना पार्ट 3। धन्यवाद।